हेलो गाइस, कैसे हो, क्या हाल चाल। इसी के साथ हम आ चुके हैं आज अपने लास्ट एंड फाइनल लेक्चर ऑफ द लाइफ प्रोसेस ऑफ क्लास 10 विच हुज चैप्टर नेम इज लाइफ प्रोसेस। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो इसी के साथ आप लोग तैयार है पूरे जोश के साथ अपने इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। अभी तक बच्चों हमने बिल्कुल बेसिक से अपना बिल्कुल कंसेप्ट उठाया है और धीरे धीरे हमने इस चैप्टर को खत्म किया है। तो चलिए इसी के साथ हम जो लेक्चर 6 था उसका रिवीजन करें। तो आर यू रेडी? रेडी हैं आप सब रिवीजन विथ मुनसर के लिए? तो चलिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम के कितने पार्ट्स थे? 3 टाइप्स थे। पहला लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। इसमें मेनली हमें क्या पढ़ना था बच्चों? लिम्फ। अब लिम्फ क्या है बच्चों? लिम्फ जो बच्चों एक लीकेज ऑफ द प्लाज्मा है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। आपने बच्चों कैपिलरीज पढ़ा था जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करती थी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में डाल देती थी और ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स में भेज देती थी। तो इसी के साथ हमने पढ़ा था जो ये जो ब्लड कैपिलरीज से जो प्लाज्मा रिलीज होता है, लीकेज होता है उसका, उसको लिम्फ कहा जाता है। अब मेन बात ये थी कि ये कलरलेस होता है। अब कलरलेस क्यों है बच्चों ये? क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है और आरबीसी एब्सेंट है। तो हमने अभी तक इतना समझा। अब इसी के बाद इसके फंक्शंस क्या हैं? तो इसके बच्चों फंक्शन है, इट फैसिलिटेट्स द फैट सॉल्युबल एंड द सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स ऑफ फैट्स टू दी सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों जो फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है या फिर जो फैट्स है ये उसको दोबारा कहां लेके जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओके बच्चों, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये तो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड कहीं बनता है उसको मैनेज करने में मदद करवाता है। मदद करवाता है क्या मतलब बच्चों? हमारी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करता है, मतलब ब्लड की मात्रा, प्लाज्मा की मात्रा को एक जगह इकट्ठा करता है, ठीक से रखता है। और बच्चों जो लिम्फ है हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि ये बाहर से पैथोजन जो आता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। हमने इतना पढ़ लिया बच्चों। अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कैसे होता है? वेस्कुलर सिस्टम होता है। वेस्कुलर सिस्टम बच्चों वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं कुछ, उनमें से 2 मेन टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम बच्चों वाटर मिनरल्स को कंडक्शन करता है और फूड का कंडक्शन कौन करता है बच्चों? फ्लोएम। अब जाइलम में बच्चों हमने पढ़ा था कि एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या है बच्चों? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स from the root to the upper parts of the body is known as ascent of sap. अब ascent of sap में बच्चों कौन मदद कराता है? इसमें बच्चों एक रूट प्रेशर लगता है ड्यूरिंग द नाइट एंड ट्रांसपिरेशनल पुल लगता है ड्यूरिंग द डे। ओके, तो इतना हमने जाना था एसेंट ऑफ सैप के बारे में। और एक ट्रांसलोकेशन भी समझा था कि फूड का ट्रांसफर कैसे होता है? थ्रू द फ्लोएम। तो बच्चों द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड from leaves to the apical parts of the plant is known as translocation. अब ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है? जो फूड को बच्चों ऊपर और नीचे जहां जहां जरूरत है फूड की उसको वहां पहुंचा देना। तो ट्रांसलोकेशन बच्चों बाय डायरेक्शनल है और जो जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल है। इतना हम समझ गए थे, नोट में हमने लिखा था इसे। अब इसके बाद हम जाने जाइलम जो है बच्चों उसके 4 टाइप्स होते हैं। क्या क्या 4 टाइप्स होते हैं? ट्रेचिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेकाइमा। अब इसमें बच्चों जो ट्रेचिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर है ये क्या है बच्चों? ये डेड सेल्स हैं, इसलिए इसको मेनली डेड टिश्यू कहा जाता है। और सब जाइलम पैरेकाइमा लिविंग है। हमने बच्चों पढ़ा था जिसमें फाइबर वर्ड आता है वो सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ में मदद करता है और पैरेनकाइमा जो मदद करता है किसमें? स्टोरेज में। और वैसे बच्चों फ्लोएम में क्या है? हमारे कसीफ ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इसमें बच्चों फ्लोएम फाइबर एक डेड सेल और बाकी सब क्या है? लिविंग सेल है। और इसमें भी बच्चों जो पैरेनकाइमा वर्ड है स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया गया है और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया गया है और जो फाइबर है वो सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों कल हमने इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था। तो इसी के साथ आज हम डिफरेंस इसका लिखना शुरू करते हैं। हमने बोला था बच्चों कि आज हम इसका डिफरेंस करके इस चैप्टर को जल्दी से खत्म कर देंगे और ये ट्रांसपोर्टेशन का आखिरी पार्ट है। और चलिए बच्चों लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन को बच्चों मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप समझ जाए कि बिटवीन है जाइलम एंड फ्लोएम। तो चलिए बच्चों इसके साथ लिखना चालू करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम में। और बच्चों ये रहा फ्लोएम। बच्चों ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन कंडक्शन of
वाटर एंड मिनरल्स। हो गया बच्चों। इसी के बाद हमने इसमें क्या देखा था, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड। हो गया ये। अब हमने क्या देखा इसमें, जाइलम जो है वाटर मिनरल से कंडक्शन में मदद कर रहा है और फ्लोएम जो है फूड के कंडक्शन में मदद कर रहा है। तो ये बच्चों हमारे पहले पॉइंट हो चुके हैं। अब दूसरा क्या है, इट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल, ये बच्चों सिर्फ रूट से ऊपर का साइड लेके जाता है पानी को। और ये क्या है बच्चों, इट इज बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल, बाय का मतलब होता है बच्चों टू, इतना आप याद रखेंगे, टू बाय डायरेक्शनल। हमने क्या पढ़ लिया बच्चों कि ये जो है बाई डायरेक्शनल है। अब तीसरा हमने क्या देखा बच्चों, जाइलम। अब हमने बच्चों जितने इसके पार्ट्स देखे हैं उन सबको लिख देंगे। जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स, ट्रेचीट्स, वेसल ट्रेचीट्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। और इसी के बाद आप देखिएगा कि इसमें इट कंसिस्ट ऑफ सिव ट्यूब्स, सिव ट्यूब्स। अब सिव ट्यूब से बच्चों सिव सेल्स भी होता है, चलिए उसको भी लिख लेते हैं, सिव सेल्स। और इसमें बच्चों कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन का मतलब ये होता है बच्चों साथी, जो कि मदद करते हैं किसी चीज में, कंपेनियन सेल्स। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या आया था, फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। उसके बाद बच्चों फ्लोएम फाइबर। तो बच्चों आपको इतना अच्छे से दिखे इसलिए अभी मैं इतना ही लिख रहा हूं, फिर इसको मैं आगे मिटा के कंटिन्यू करूंगा। तो जो बंदा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है या फिर वीडियो पॉज करके देखना चाहता है, मैं 1 सेकंड के लिए यहां से हट रहा हूं और आप जल्दी से रोक लीजिए और देख लीजिए। और इसी के साथ हम नेक्स्ट चालू करेंगे, इसके और भी पॉइंट्स लिखेंगे। आई थिंक यू विल राइट डाउन इट इन योर कॉपी। और हम बच्चों आगे देखें, अब आगे बच्चों हम क्या देखते हैं कि इनमें से कौन, जाइलम में कौन कौन सा लिविंग था और फ्लोएम में कौन कौन सा लिविंग था, इनमें से कौन कौन सा डेड था, फ्लोएम में कौन कौन सा डेड था, और उसी को हम रिटन फॉर्म में लिख लेंगे। और बच्चों ये भी मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बच्चों जो हमने कल ट्रांसपिरेशन पढ़ा था, क्या किसी को याद है टॉपिक? वो मैंने अभी इसलिए रिवाइज नहीं करवाया था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे याद दिलाते हैं कि नहीं। अब बच्चों ट्रांसपिरेशन भी एक लॉस ऑफ वाटर प्रोसेस है, थ्रू द सनलाइट और इवापोरेशन के द्वारा वो होता है और वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका फायदा क्या है बच्चों, जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट से वो निकाल देता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है और ट्रांसपिरेशनल उससे वो सेक्शन में काम करता है। तो अब बच्चों इसका हम देखें चौथा पॉइंट, तो इसमें बच्चों ओनली जाइलम पैरेन्काइमा, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। अब बच्चों इसमें क्या है, सिव ट्यूब्स। अब सिव ट्यूब्स बच्चों जिससे बना है, तो ये भी तो सिव सेल्स से बना है, तो इसको भी हम लिखेंगे सिव ट्यूब, सिव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। और क्या होगा, और होगा जाइलम पैरेन्काइमा, सॉरी बच्चों यहां फ्लोएम आएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज लिविंग। इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम देखें तो इसमें जाइलम फाइबर, ट्रेचीट्स, ट्रेचीट्स एंड बच्चों क्या, वेसल्स आर डेड सेल। ओके, एंड इसमें क्या होगा, ओनली फ्लोएम फाइबर इज डेड। तो इतना जल्दी से आप देखिए और पूरे को अपनी कॉपी में लिख के अपना एक बार पढ़ लीजिए।
तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अब हमारा एक्सक्रीशन वाला पार्ट शुरू होता है। और लाइफ प्रोसेस के जो हमने 4 मेन पार्ट्स पढ़े थे उसमें से हमने 3 को कवर कर लिया, जिसमें पहला था न्यूट्रिशन, दूसरा क्या था अब दूसरा था बच्चों उसमें रेस्पिरेशन, तीसरा था ट्रांसपोर्टेशन। तो हम सबको खत्म करके आ चुके हैं अपनी जर्नी के एट द एंड, और हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन पढ़ने से पहले बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अंतर क्या है, क्योंकि लोगों को ये सिमिलर लगता था। अब बच्चों हम देखिए इजेशन और एक्सक्रीशन में अंतर क्या है। अगर कोई जानता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो हम उसके आगे पढ़ते हैं, वरना अगर नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। इजेशन बच्चों जो होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड फूड, मतलब जब खाना खाते हैं बच्चों, जो हमारे पेट में नहीं पचता या फिर हमारे बॉडी द्वारा नहीं गेन किया जाता, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को इजेशन कहते हैं। अब एक्सक्रीशन क्या है, ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। अब एक्सक्रीशन बच्चों है रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब, मेटाबॉलिक का मतलब मैंने आपको बच्चों बताया ही था कि मेटाबॉलिक का मतलब होता है जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके द्वारा अगर जो कोई कुछ बन रहा है उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है। तो चलिए एक बार हम देखें और लिखें इजेशन। अब इजेशन क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड and unabsorbed food is known as egestion। अब आ गई बच्चों बात एक्सक्रीशन की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द egestion एंड एक्सक्रीशन। तो इसी के साथ एक्सक्रीशन को समझते हैं। अब एक्सक्रीशन में क्या होगा, एक्सक्रीशन में हमारा होगा बच्चों रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स। और इसकी एक और अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो द biological processes involved, हमने क्या लिखा है गाइस, हमने लिखा है द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल metabolic wastes is known as excretion। अब बच्चों एक चीज हम समझें, इसमें जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब्ड फूड होता है हमारे एनएस के द्वारा निकलता है, और इसमें बच्चों जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसका मतलब है कि ये जो हमारे यूरेथ्रा के द्वारा निकलता है, यूरेथ्रा मतलब पेनिस समझ सकते हैं, मतलब मिक्चुरेशन यूरिनेशन की प्रोसेस से ये निकलता है एक्सक्रीशन। तो जल्दी से इसे लिखिए। अब हम समझते हैं, क्या समझेंगे बच्चों, अब हम समझेंगे कि मेटाबॉलिक वेस्ट में किस टाइप्स के वेस्ट आते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट में किस टाइप्स के वेस्ट आते हैं, तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं और समझते हैं कि किस टाइप्स के वेस्ट आ रहे हैं। इसमें हम देखें मेटाबॉलिक वेस्ट में किस टाइप्स के वेस्ट आते हैं। इसमें आता है क्या, एक्सेस ऑफ, क्या हो गया बच्चों इसमें, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स, क्या बोलते हैं इसे बच्चों, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट में आगे आपके मेटाबॉलिक वेस्ट इसमें आ जाते हैं क्या, आ गया आपका यूरिया, एमोनिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा।
तो जल्दी से आप इसको देख लीजिए कि इसमें क्या क्या आता है। तो चलिए इसी के साथ हम एक चीज और देखते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट में बच्चों वो भी आ जाता है, क्या बोलते हैं, जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट का दूसरा नाम क्या है, जैसे कि एमोनियोटिकल वेस्ट। और चलिए पहले हम इतना देख लिए हैं, अब हम समझेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को हम नाइट्रोजनस वेस्ट भी कह सकते हैं। बच्चों ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं अगर इसको टाइम टू टाइम रिमूव ना किया जाए, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमने मेटाबॉलिक वेस्ट पढ़े वही है। अब देखिए, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स including mostly fishes, ये बच्चों क्या सेक्रेट आउट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के मतलब से, एमोनिया। और इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, एमनोटिकल ऑर्गेनिजम्स, एनिमल ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, अब जो इंसेक्ट्स आ गए, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये क्या निकालते हैं, रेप्टाइल्स, ये सब निकालते हैं क्या, यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इसको यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें हम देखें तो मैमल्स एंड मोस्ट एम्फीबियंस क्या निकालते हैं बच्चों, यूरिया, एम्फीबियंस। आप जानते हैं कि जब हम पानी पीते हैं, जब हमारी किडनी के द्वारा वो फिल्ट्रेट होता है तो वो यूरिन के फ्रॉम निकलता है, यूरिन के थ्रू। तो यूरिन में बच्चों मैक्सिमम होता है यूरिया। तो मैमल्स और मोस्ट एम्फीबियंस में जो फ्रॉग आ गए तो टेरेस्ट्रियल और उस पे दोनों पे रहते हैं पानी में, तो इसमें आ गया यूरिया। और इसमें यूरियोटैलिक कहा जाता है इनको, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। अब इसका मतलब क्या है, आप देखिए इन दोनों बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें IC आता है और इसमें EO आता है, क्योंकि यूरिक एसिड जो सेक्रेट करेंगे उनका नाम इसी से मिलता होगा, यूरिक ओटैलिक, बस लगा देना है आपको। और यूरिया तो यूरी ओटैलिक, बस इतना आप याद रखिए और जल्दी से राइट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। बच्चों एक मिनट, इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है तो आप एक बार देख लीजिएगा, एमेनोटैलिक, देखा जाए तो एक बार मैं इसको दोबारा से लिख दे रहा हूं, स्पेलिंग थोड़ा हो गया था, एमेनोटैलिक। तो चलिए इसी के साथ आपने इसको देख लिया। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे अब हम, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसको हम डायग्राम के फॉर्म से, नोट्स के फॉर्म से, दोनों के फॉर्म से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या आएगा, अब पहली बात बच्चों आप इसमें ये लिख लीजिए, टू किडनीज both present on either sides
ऑफ बैकबोन। जो बच्चों हमारी किडनी है, किडनी जो है यहाँ पे होती है, यहाँ पे लोकेटेड होती है नीचे थोड़ा, अगर आपको मेरी वीडियो में दिख रहा हो तो यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, मतलब हमारे जो बच्चों बैकबोन है उसके आइदर साइड्स पे प्रेजेंट होती है हमारी दो किडनीज। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे मतलब सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, तो पहले आ गया किडनी, किडनी से आएगा यूरेटर, यूरेटर से आएगा क्या, यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, और यूरिनरी ब्लेडर के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। तो इतना हमने समझ लिया। किडनी में क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये बच्चों हम खाली एक बेसिक देख रहे हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। यूटर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन थ्रू, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन टू यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर तक इसका काम होता है बच्चों, यूरेटर का पहुंचाना हमारे यूरिन को, टू यूरिनरी ब्लेडर। इतना हो गया। अब ये जो होता है क्या बच्चों, टेम्पोररी, टेम्पोररीली स्टोर्स, टेम्पोररीली स्टोर्स क्या, यूरिन। और यूरेथ्रा में क्या होता है, यूरेथ्रा जो बच्चों होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू आउट आवर बॉडी, थ्रू आउट आवर बॉडी। अब हमने क्या जाना और क्या सीखा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम सबसे बेसिक देखा कि भाई हमारे मतलब दो किडनीज होती है हमारे पास, जो कि बैकबोन के आइदर साइड से प्रेजेंट होती हैं। और इसमें हमने एक ओवरव्यू देखा कि किडनी के हमारे पास वाला ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। किडनी में बच्चों हमारा जो यूरिन है उसका फॉर्मेशन होता है थ्रू बाय द नेफ्रॉन्स, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। यूरेटर में हमने क्या देखा कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है यूरिनरी ब्लेडर को थ्रू दी किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर। और ये बच्चों क्या करता है, टेम्पोररी स्टोर्स करता है। और यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा जो होता है हमारी बॉडी से उसको बाहर निकाल देता है। यूरेथ्रा मतलब बच्चों पेनिस हम समझ सकते हैं अपना। तो जल्दी से आप इसे देखिए और नोट डाउन कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम एक डायग्राम बनाते हैं। उससे पहले बच्चों हम अपने मार्कर में इंक डालते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का अभी हम जो डायग्राम बनाने वाले हैं वो बच्चों मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत मजा आता है लोगों को बनाने में, क्योंकि इट इज अ वेरी इजी। अब इजी है तो चलिए बच्चों इसको जल्दी समझ के आज का ये जो फाइनल हमारा लेक्चर उसको खत्म करें। तो चलिए एक बात आपने सोचा है कि जो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने अगर एनसीईआरटी खोल के देखियो तो उसमें डायग्राम बना हुआ है। अब उसी डायग्राम को एक बार हम यहाँ पे बना ले रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम उसको जल्दी से बनाते हैं और इसको मिटाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखता कैसा है। तो बच्चों जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो दिखता कैसा है, अब हम ये देखते हैं। हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, देखिए जैसे कि मैं बनाऊं, ये देखिए उतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई टू टीच यू इन अ वेरी वेल मैनर फॉर्म। तो ये देखिए, ये क्या है बच्चों, ये है हमारी किडनी। ओके, एक बार आप एनसीईआरटी में भी डायग्राम को देख लीजिएगा। ओके, इतना हो गया। अब देखिए यहां से थोड़ा आपको मतलब बोर्ड में क्लियर हो इसलिए मैं इसे थोड़ा छोटा बना रहा हूं। अब देखिए, ठीक है, तो अब इसको देखिएगा आप।
तो ये देखिए, ये जो है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी का डायग्राम तैयार हो चुका है। अब इसमें हम देखें, इट इज द किडनी। क्या है ये? किडनी। यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, ये बच्चा है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ये हो गई आरोटा, ये क्या हो गई? आरोटा। ये हो गई वेना कावा। और यहां अगर हम थोड़ा लिखें अच्छे से, तो ये क्या हो गई बच्चों? रीनल आर्टरी। रीनल, अगर कोई भी मतलब रीनल का मतलब वर्ड बच्चों आप जानते हैं क्या होता है? रीनल का मतलब ही होता है किडनी से एसोसिएटेड। तो आप इतना समझ जाइए कि जो रीनल वर्ड कहीं भी आए तो वो रिलेटेड किससे? किडनी से। बस आपको बच्चों मैंने अभी तक बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड बताया बायोलॉजी में, जो मतलब अपने वर्ड नाम से ही बता देते हैं कि वो किससे रिलेटेड है। रीनल इससे रिलेटेड होता है, और बच्चों फोटो सनलाइट से रिलेटेड होता है। ऐसे ही हमारा ये सब बनते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ये है रीनल वेन। तो जल्दी से इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। अगर आपको ये डायग्राम उतना क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपनी पीडीएफ दे ही देता हूं अपने लेक्चर्स की, और उसी के साथ आप उससे भी बना सकते हैं, और आप अपने एनसीईआरटी के डायग्राम को भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ आप इसको देख लीजिए जल्दी से। तो चलिए, हम इतना समझ चुके हैं। तो अब इतना समझने के बाद हमने डायग्राम देख लिया, हमने थोड़ा कंसेप्ट वाइज भी देख लिया कि इनका काम क्या क्या होता है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन हम क्या करेंगे बच्चों? खुद से हम क्वेश्चन एक करते हैं कि व्हाई एंड हाउ इज यूरिन फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। चलिए लिखते हैं, व्हाई एंड हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड। अब बताइए, हमारी बॉडी में यूरिन क्यों और कैसे बनता है? अब क्यों बनता है इसका जवाब अभी लिख रहे हैं, और कैसे बनता है उसका जवाब भी हम देंगे। वाई, तो देखिए बच्चों, इसका तो एक सिंपल सा है कि टू रिमूव द हार्मफुल एंड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो इसको लिख लेते हैं, टू रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी, और सेकंड पॉइंट क्या है? बाय filtrate the blood, by filtrate the blood through the nephrons present in kidney। अब इसका मतलब क्या? हार्मफुल और मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालने के लिए यूरिन को जरूरी है, और जो हमारे ब्लड को साफ करने के लिए जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है किडनी में, वो मदद करते हैं। तो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन आवर किडनी। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। किडनी, तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। लिखिए, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमने ये देख लिया, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। आप अगर फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आपको नेफ्रॉन्स जो हम पढ़ रहे हैं उसके टाइप्स के बारे में भी पता चलेगा। क्या पता चलेगा? नेफ्रॉन्स के टाइप्स के बारे में भी, कि नेफ्रॉन एक प्रकार के नहीं होते हमारी किडनी में। अब देखिए, हम लिखते हैं क्या? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स, ये क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज क्या बच्चों? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स,
and million of nephrons, millions of nephrons present in our kidney। इतना आपने देख लिया। अब इसके बाद हमको एक डायग्राम बनाना है, तो आप कहिए तो यहां पे बना दो, लेकिन इससे फिर आपको हो सकता है कि नीचे कैमरा विजिबल ना हो, तो आप एक बार इसे देख लीजिए। मैं यहाँ थोड़ा साइड हो जा रहा हूं। तो चलिए, आपने अगर इसको देख लिया और स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में या लेक्चर में, और हम एक डायग्राम देखते हैं, डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। क्या हम देखने जा रहे हैं? डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, ये बच्चों पेपर में बहुत बार बनाने को आ चुका है। मैं सोच रहा था कि बच्चों हम लास्ट में इसके बाद एक और लेक्चर ले जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड्स में आ चुके हैं उसको कवर करें। तो अगर आप मेरे इस सजेशन से अगर सेटिस्फाई है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमें एक और मतलब लेक्चर बनाना चाहिए कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पेपर में आ चुके हैं सीबीएसई बोर्ड के। तो अगर आप वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से आप मैसेज करके बता दें या कमेंट करके बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो ये देखिए, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बच्चों, अब ड्राइंग मैंने खाली आपको समझाने के लिए बनाया है, ना कि आप बिल्कुल सोचे कि ये ड्राइंग बिल्कुल आपके स्पेशलिस्ट ने किसी ने बनाया है। आप एक बार कॉपी में अपने एनसीईआरटी के डायग्राम में जाके भी एक बार देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ डायग्राम बना रहा हूं। ये डायग्राम बहुत बार बनाने को आ चुका है, इसलिए बच्चों मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूं। अब देखिए, जो इसके अंदर ये जो मटेरियल है इसको क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। अब ये जो बच्चों ये माउथ है, हॉर्सशू शेप जो कि हॉर्सशू शेप मतलब जो आपने घोड़े के खुर देखे होंगे उसकी तरह दिखता है। इसको क्या कहा जाता है? बोमैंस कैप्सूल। बोमैंस कैप्सूल, इसको क्या कहा जाता है? बोमैंस कैप्सूल। और ये क्या है? ग्लोमेरुलस। और ये क्या है बच्चों? ये है पीसीटी। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, इसको कहा जाता है पीसीटी या फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो बच्चे पूरा यहां से यहां तक होता है इसको कहा जाता है हैनल्स लूप। क्या? हैनल्स लूप। अब ये पीसीटी है तो ये भी डीसीटी है। अब डीसीटी का मतलब क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इतना आप समझ गए। और ये जो लास्ट में इसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। आप कहे तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कलेक्टिंग डक्ट। तो चलिए, आपका मैं ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब पहले आप जानते हैं ग्लोमेरुलस क्या है। हम कह सकते हैं बच्चों, ग्लोमेरुलस इज द बंडल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक, क्या है ये? बंडल ऑफ द ब्लड वेसल्स है। और वो ब्लड वेसल्स से जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो यहाँ पे आता है हमारी किडनी के पास, और जो हमारी किडनी है उसको फिर फिल्टर आउट करती है। ओके, तो इसी के साथ आपने स्ट्रक्चर देखा और इसको जल्दी से देख के नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं जो हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। एक मिनट बच्चों, अपना मोबाइल एक बार देखो, कॉल आ रहा है शायद किसी का। तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन। जो हमारी बॉडी में यूरिन बनता है उसका फिल्ट्रेशन कितने स्टेप्स में होता है।
अब अगर हम देखें फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, अब फिल्ट्रेशन ऑफ, तो बच्चों इसी के साथ अभी हम पढ़ रहे थे क्या, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स कौन से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे कि रीअब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज को दोबारा से अब्सॉर्ब करना। अब तीसरा क्या है, ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन। चलिए आप जल्दी से इसको देखिए और राइट डाउन कीजिए कॉपी में। चलिए आपने इतना देख लिया होगा। अब इसी के बाद हम जल्दी से देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो देखिए पहले हम इसका लिख लेते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोस, अमीनो एसिड, salts, water is filtered and initially filtered by the glomerular filtrate। इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब हम देखते हैं कि जो हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, मतलब सबके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे यूरिक एसिड, यूरिया एंड एमोनिया। अब इन तीनों में देखा जाए तो इसमें देखिए बच्चों कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, ये सब जो हमारी बॉडी में फिल्टर्ड होते हैं, और इसका मेनली फिल्टर कहाँ होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट के आगे हम बढ़ते हैं। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। तो बच्चों जो हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लिखा है, तो आपको ये पता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ पे रहता है, ये होता है इन बोमेन्स कैप्सूल। ये भी आप लिख लीजिएगा, इन बोमेन्स कैप्सूल, ओके। अब हम सेकंड देखें। अब सेकंड क्या था, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सॉरी बच्चों, इसमें क्या क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है, यूजफुल मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज, amino acids and excess of water is reabsorbed by blood capillary from the surrounding। अब इसमें हम क्या समझते हैं, इसमें हम समझते हैं कि ये जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब ही क्या है, सिलेक्टिव मतलब कुछ चुनिंदा लोगों को ही चुना जाता है, रीअब्जॉर्प्शन मतलब उसको दोबारा से यूटिलाइज करना।
तो हम देख रहे हैं सिलेक्टिव मतलब कुछ चुनिंदा चीजों को ही दोबारा से यूटिलाइज करने के लिए लिया जा रहा है। हमारी बॉडी बहुत सारे ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स भी होती है जिसको यूरिन के साथ बाहर निकालने लगती है। तो जब उसका सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें से जो यूजफुल मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन्स, और जब बहुत सारा पानी निकलने वाला होता है जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होके दिक्कत हो सकती है हमारी बॉडी में, उससे हमको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक्सेस ऑफ वाटर जो कि उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और किसके द्वारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है? ब्लड कैपिलरी फ्रॉम दिस सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरी है उसके द्वारा। तो हम इतना समझ चुके हैं कि सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है। इसके अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, तो इसके साथ आप पहले इसको देख लीजिए। तो चलिए अब हम इसके में आगे देखें। अब फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा हमने पढ़ा सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, और तीसरा क्या है? ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। अब पहले हम इसको भी लिख लेते हैं। यूरिया, excess of water, salts goes into the tubule for opening the collecting duct, and transport into the क्या हुआ बच्चों? ट्रांसपोर्ट इनटू दी। अब क्या आएगा इसमें कि हमने ये पढ़ा कि इसमें जो हमारी यूरिया है और कुछ वाटर जो मतलब बेकार है, जो सॉल्ट्स हैं, उनका रीअब्जॉर्प्शन करने के बाद भी जो बचा वो ट्यूब्यूल में जाते हैं। ट्यूब्यूल मतलब मैंने बच्चों बताया था जैसे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टिंक्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उस ट्यूब्यूल को क्लीन करते हुए जाते हैं और कलेक्टिंग डक्ट के पास, एंड उसके बाद वो कहा जाता है ट्रांसपोर्ट इनटू दी यूरेटर। तो हमने क्या समझा? ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होता है? जो हमारे रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद भी जो बेकार चीजें होती है हमारी बॉडी में जो बनते हैं, यूरिया, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल एंड टॉक्सिक हो सकते हैं, तो वो हमारी बॉडी के द्वारा ट्यूब्यूल को साफ करते करते ओपनिंग को कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उसके इसमें यूरेटर में, और यूरेटर से हो जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, एंड उसको हम फिर रिलीज करते हैं थ्रू द मैच्योरेशन प्रोसेस। तो इसी के बाद बच्चों एक मेन टॉपिक, क्या आपको पता है जब हम यूरिया को हमारी बॉडी से निकालते हैं तो उस प्रोसेस क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस क्या कहा जाता है बच्चों? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन, मैच्योरेशन, मैच्योरेशन एंड यूरिनेशन, यूरिनेशन। अब हम क्या लिख सकते हैं? It is the process of expelling out urine from our body is known as मैच्योरेशन। मैच्योरेशन। हम क्या समझ चुके हैं कि मैच्योरेशन और यूरिनेशन एक द सेम प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड बना हुआ है, एक्सेस फ्लूइड मतलब जो बच्चों हमारे बॉडी में जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसका सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करने के बाद वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके हमारी यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो चुका है, उसको निकालने के प्रोसेस को थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब बच्चों होता है हमारा पेनिस। जब हम पेनिस से अपने जो यूरिन है उसको निकालते हैं, उस प्रोसेस का कहता है मैच्योरेशन है, यूरिनेशन। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और अपने नेक्स्ट टॉपिक को, अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, इसके बाद हमारा जो ये पूरा है चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी से इसको देख लीजिए।
तो इसी के बाद अब बच्चों हम देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी व्यक्ति का अगर दोनों किडनी खराब हो चुकी है तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे हेमोडायलाइसिस। हेमोडायलाइसिस एक मशीन का नाम है, या फिर कह सकते हैं हम प्रोसेस है हेमोडायलाइसिस। इसमें क्या होता है बच्चों? फिल्टरेशन ऑफ हार्मफुल metabolic wastes, harmful metabolic wastes from our blood by the dialyzer। मतलब बच्चों, जब हमारे बॉडी में जो हमारे दोनों किडनी अगर फेल हो गई और अगर हमें उस व्यक्ति को जीवित रखना है तो हमें उसका टाइम टू टाइम हेमोडायलिसिस करवाना पड़ता है। टाइम टू टाइम हेमोडायलिसिस करने का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी में जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उसको निकलवाना पड़ता है थ्रू दी डायलाइजर, और इसी प्रोसेस को या फिर इस मशीन जो होती है उसको कहा जाता है हेमोडायलाइसिस वाली मशीन। ओके, तो आप जल्दी से देखिए और अपने लास्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। बच्चों, ये जो हेमोडायलाइसिस है ये एक डायलाइसिस मशीन है। ओके, जब हमारी बॉडी में कभी भी किडनी फेल हो जाए तो ये मदद करती है। अब हम देखें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में क्या होगा बच्चों? अब इतना तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड exchange through process किसके प्रोसेस के द्वारा बच्चों? ये होता है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, अब हम लिखें नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड थ्रू ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन बच्चों हमने इतने बार पढ़ा है तो आप समझ ही होंगे, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द लॉस ऑफ वाटर, और जो प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उसको निकालने में हेल्प आउट करता है। अब देखिए, ओल्ड पार्ट्स लाइक लीफ, बार्क ऑफ ट्री एक्सचेंज, या फिर हम कह सकते हैं एक्सचेंज लिख देते हैं, exchanged and forms new tissue। अब हम इतना जानते हैं कि जो डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपना मतलब एक्सचेंज करते रहते हैं। पहले हम एक बार डिफ्यूजन समझ ही ले क्या होता है। समझ लीजिए एक सेल है, इसके अंदर वाटर बहुत कम है, वाटर लेस है, और बाहर अगर वाटर बहुत ज्यादा है, वाटर मोर है। एक मिनट, नहीं बच्चों, ये सॉरी, ये तो पानी के लिए, पानी प्रोसेस जब हम करते हैं तो इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब हम इसमें देख रहे हैं ऑक्सीजन, जैसे कि इसके अंदर है कार्बन, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है कम है, और इसको और कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेनी है तो क्या होगा बच्चों? तो यहाँ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा, और यहाँ दोनों का जब अमाउंट इक्वल हो जाएगा तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा डिफ्यूजन। तो हमने इतना देखा, और नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है एक्स्ट्रा पानी को निकाल देते थ्रू दी प्लांट, और जो ओल्ड पार्ट्स होते हैं लाइक लीफ, बार्क ऑफ ट्री मतलब जो बच्चों उसका बाहर का डेड सेल से बना हुआ जो ट्री की प्रोटेक्टिव लेयर रहती है उसको हम बार्क ऑफ ट्री कहते हैं, और वो भी झड़ जाती है कुछ समय बाद, जब बूढ़ी हो जाती है नए टिश्यू फॉर्म कर लेती है। चलिए जल्दी से आप देख लीजिए और लिख लीजिए इसे। अब देखें बच्चों, हम इतना हमने देखा, अब हम एक और पॉइंट देखें, प्लांट्स स्टोर्ड देयर excretory
प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स। अपने किस एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट को किसके फॉर्म में, ओल्ड जाइलम टिश्यू के में रखती है, ओल्ड जाइलम टिश्यू। ओके, और इसके एग्जांपल ले लेंगे लाइक लेटेक्स, रेजिन्स एंड गम्स। ओके, प्लांट्स रिमूव देयर, अब जो प्लांट से बच्चों क्या करता है, प्लांट रिमूव देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या फिर हम लिखे सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दी सॉइल। अब इसमें हमने क्या देखा कि बच्चों के जो प्लांट्स है अपना कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दी सॉइल में भी डाल देता है। अब हमने बहुत सारे पढ़े प्लांट्स के बारे में, और उसी में से हमने ये पढ़ा कि ओल्ड जाइलम जो टिश्यू होता है कंसिस्ट करता है लेटेक्स, गम्स, रेजिन्स, जो कि होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स के, और प्लांट्स अपने कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सॉइल में भी डाल देता है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी खुशियों का अब इम्तिहान नहीं लेते हुए ज्यादा, अब आप खुश हो जाइए कि ये चैप्टर जो आपका इतना बड़ा लाइफ प्रोसेस नाउ इट इज गोइंग टू एंड। और इसी के साथ आपने मेरी इस पूरे लेक्चर के जो प्लेलिस्ट है उसमें से अगर जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर देख लिए वो उसको एग्जाम में इस चैप्टर में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें हमने टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मतलब लिए देखे भी हैं, हमने सारे के पॉइंट कवर किया। अब जिस बच्चे ने मेरे सारे लेक्चर ले लिए हैं वो एक बार जाके बुक से एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिए, और उसके बाद मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके जो बुक में कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको ना समझ आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने एक एक छोटे छोटे टॉपिक को हमने बहुत बार रिवाइज किया, बहुत बार देखा, और हम अपने हर लेक्चर को शुरू करने से पहले एक आपको समरी लेक्चर भी देते हैं ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। तो इसके साथ थैंक यू, और जो मेरे वीडियोस की लेक्चर्स की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इसी के साथ आप सब नोट्स को एक बार अगर प्रिंट निकलवाना चाहे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको प्रिंट में निकलवा सकते हैं। और जो बंदे मेरे साथ लिख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इस हद तक पहुंचे कि आपने मेरे साथ साथ लिखा और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। तो इसी के साथ थैंक यू। अब हम मिलेंगे इसके अगले चैप्टर में जो कि जल्दी ही मेरी लेक्चर्स आएंगे, और इसी के साथ अब हम स्टार्ट करेंगे 9th का जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो थैंक यू बच्चों मेरी इस वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए और अपने आपको इतना फोकस रखने के लिए थ्रू योर एजुकेशन। तो इसी के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।